topic will be the amendment of the Indian Constitution and subsequently the basic structure doctrine evolved to the judicial decisions. So we will cover the both topics. Actually, this is the one topic in fact, but you will nowhere find the doctrine of basic structure enshrined in a particular article of the in any article of the Constitution. So there are a lot of concepts which were evolved by the through the judicial decisions, right? So जो amendment of the Constitution है, we know we have just 1 hour to complete this topic. So I'll be rushing very fast, but covering the all aspects. See, the amendment of the Constitution. The Constitution is the document which is the most important document, the Constitution of India. See, all the other laws are subordinate to it. So their validity, their constitutionality is to be tested with the Constitution of India. And under this Article 13, where the judicial review is enshrined, we will not read the article as it is, but we have already covered, I think, last time. The Article 13 that speaks about the judicial review. Judicial review means pre-constitutional law under clause 1, clause 2 the post-constitutional law. तो ऐसा पहले के जो लॉज हैं वो भी इसके हिसाब से टेस्टेड होंगे और जो दूसरा नाउ द ऑब्लिगेशन हैज बीन कास्टेड ऑन द लेजिस्लेचर विल नॉट फ्रेम एनी लॉ एनी पॉलिसी व्हिच टेक्स अवे द फंडामेंटल राइट ऑफ द पार्ट थर्ड मेंशन इन द पार्ट थर्ड. तो यानी फंडामेंटल राइट्स कि अगर कोई भी ऐसी लॉ बनाया जाएगा लेजिस्लेचर के द्वारा और वो उसको टेक अवे कर रहा है तो दैट वुड बी अप टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, जितना उससे अलग होगा दैट वुड बी नल एंड वॉइड. यही हमने देखा है. तो ऐसा जुडिशियल रिव्यू मैं आपको बताता हूँ. जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन सामने थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर्स के सामने. तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके अंदर कहीं जुडिशियल रिव्यू नहीं था. आई थिंक दे माइट हैव फॉरगॉट बिकॉज वो बहुत पहले का बना हुआ था. फिर मेडिसिन वाले केस में इवॉल्व हुआ कि जुडिशियल क्या जो पार्लियामेंट के जो लॉज हैं उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, यानी कोर्ट उनको चेक कर सकता है कि नहीं कर सकता है. तो उन्होंने थ्रू जुडिशियल डिसीजन जुडिशियल रिव्यू इनकॉर्पोरेट किया. हमने वो गलती नहीं की क्योंकि हम बाद में आए तो बाद वाले अलर्ट हो जाते हैं पहले वाले गलतियां देख के. हमने फिर इसको आर्टिकल 13 में पहले ही साफ साफ जुडिशियल रिव्यू डाल दिया. तो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू. सुनो अब उसी के आर्टिकल 13 में अगर आप देखेंगे लॉ की डेफिनेशन है. तो लॉ की डेफिनेशन में अगर आप अपने ओन टाइप पे जाकर देखेंगे तो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर्ड नहीं है. लॉ इंक्लूड्स नोटिफिकेशन, है ना, आपको रूल्स बायलॉज, आपको कस्टम यूसेज, ये चीजें मिलेंगी, लेकिन कहीं पे भी उसमें अगर आप जाकर देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है. अब ये तो बारी आ गई आपके आर्टिकल 13 की कि क्या है. अब आर्टिकल 368 जो पार्ट 20 है उसमें आपका अमेंडमेंट का प्रोसीजर रखा है. कोई भी लॉ, नो लॉ कैन बी द स्टैटिक. ऐसा कोई लॉ हो ही नहीं सकता कि जिसको कभी चेंज करने की जरूरत ही फील हो. तो इसलिए अगर देखो चेंज तो प्रकृति का नियम है. अगर ऐसा एक आर्टिकल 368 नहीं डालते पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट होता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में. और जहां अमेंडमेंट नहीं हो सकता, लोगों की डिमांड है लॉ इज मेंट फॉर द सोसाइटी, लॉ सोसाइटी के लिए ना कि सोसाइटी लॉ के लिए. हम लॉ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी सोसाइटी रेगुलेट करने के लिए ना. सो आर्टिकल 368 में हमने डेलिबरेटली जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर डाला ये देखा. अब यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन बात करूं, आई थिंक वहां पे आज तक 26 अमेंडमेंट हुए होंगे अभी तक, मोर देन 200 ईयर्स से. अब अगर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करें तो वहां पे आई थिंक 6 अमेंडमेंट्स हुए हैं आज तक. तो हमने देखा कि जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर, क्योंकि वहां पे इतना कॉम्प्लिकेटेड है यूएस में कि भैया आपके जैसे सीनेट अपना राज्यसभा है, अपर हाउस, सो द प्रोसीजर इज सो टार्डी कि भाई 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा प्लस 3/4 स्टेट्स उसको पास करेंगे, रेटिफाई करेंगे. अब जैसे देख लीजिए अगर 3/4 स्टेट्स है वहां पे, 3/4 स्टेट्स हैं और 50 स्टेट्स हैं, 3/4 स्टेट्स से रेटिफाई करेंगे इसको. तो आप देख लीजिए हम इसको मतलब अगर 13 में ले लेते तो 39 स्टेट्स उसको रेटिफाई करेंगे आउट ऑफ 50. तो तब जाके वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से. ठीक है. तो हमने क्या है, वी फॉलो द मिडिल पाथ. हमने क्या किया कि उनका एक पोर्शन तो उठा लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और फिर हमने दूसरे पोर्शन में डाल दिए प्रोविजो, जो 5 प्रोविजोज हैं जिसमें जहां फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि जहां स्टेट की भी आवाज होनी चाहिए. जैसे आपका इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात है, उसमें आपको पता है कि आपके एमएलएज भी वोट डालते हैं इलेक्टेड. ठीक है ना. वाइस प्रेसिडेंट के भी सिर्फ बोथ हाउसेज मेंबर जो होते हैं वो डालते हैं. लेकिन यहाँ पर आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रेसिडेंट तो पूरे कंट्री का है, स्टेट्स का भी तो है ना.
तो इसलिए स्टेट्स को उसमें आवाज़ दी गई, उनका से दिया गया। तो व्हाट डज इट मीन कि भाई आपको जहाँ ऐसा लगता है, जहाँ आप देखोगे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन है, स्टेट है, जुडिशरी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, या आर्टिकल 368 इटसेल्फ है, ठीक है ना, या आपको शेड्यूल चेंज करना है, 7th शेड्यूल में इधर से उधर लिस्ट लेके जानी है, तो ये सारे के सारे अगर उसमें पांचों के पांच प्रोविजंस आप देखोगे ना, तो आपको भी पता लगेगा कि ये वाक्य में यार ये तो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उनको ये स्टेट्स का बोला कि स्टेट्स उसको रेटिफाई करेंगे। तो कम से कम तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस कि अब जहां पर हमें लगता है कि ये स्टेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर स्टेट्स का से दिया गया, लेकिन हर अमेंडमेंट में नहीं दिया गया, हर नेचर के अमेंडमेंट में तो लिमिटेड जगह दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं 52 में, देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन 52 आर्टिकल में नहीं है। अगर आप 368 के प्रोविजन में उठा के देखोगे अपने बेयर एक्ट में, अगर आपको बहुत क्विक देखना है तो आप अपने 368 में एक बार देख सकते हैं कि उसमें आर्टिकल 52 नहीं है। तो कल को अगर सिर्फ प्रेसिडेंट की पोस्ट ही हटानी है इंडिया के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो आप क्या है, इसका मतलब सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउसेज में पास करो, प्रेसिडेंट को हटा सकते हो, इसका मतलब तो ये हुआ। लेकिन इलेक्शन की जहां बारी आती है, इलेक्शन होता है, तो वहां स्टेट का रोल है उसमें। और या 368 में खुद अपने आप में कोई अमेंडमेंट करना है, क्योंकि 368 टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर। अगर उसमें प्रोसीजर में कोई अमेंड करना है तो 368 को भी खुद अमेंड करना पड़ेगा, और ऐसे ही अमेंड करना पड़ेगा दोनों हाउसेज प्लस मोर देन 50% स्टेट्स उसको रेटिफाई करेंगे यानी पास करेंगे, तब जाके 368 में अमेंडमेंट हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मेरे को एक इसमें ये लगी कि कहीं पे भी इसमें इस जो 5 क्लॉज लिख रखे हैं, इसमें कहीं फंडामेंटल राइट नहीं है, पार्ट 3 नहीं है। तो इसका मतलब बाकी के जो 5 क्लॉजेज हैं, दे आर हैविंग एट द हायर पेडेस्टल देन द फंडामेंटल राइट्स। तो अगर फंडामेंटल राइट्स अनटचेबल होते, इनएलिजिबल होते, तो इनको उसमें रखा जाता फिर कम से कम एक हायर स्टेटस पे। तो अब तो सिर्फ पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट चेंज कर सकती है, स्टेट्स का कोई से नहीं है उसमें। तो जब भी आप लॉ पढ़ते हो तो आपको एक स्टेरियोटाइप माइंड से नहीं पढ़ना है, तो आपको सोचना है कि ये क्यों नहीं है, तो ये क्यों है, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं डाला, क्या रीजन था इसके पीछे। तो अगर आप इफ यू स्टडी द बेयर एक्ट इन सच ए मैनर, तो तब आपको समझ में आएगा कि पूरे ओवरऑल इसकी फिलॉसफी क्या है। तो यहाँ पर अब कटिंग शॉर्ट द एंटायर स्टोरी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप 368 और आर्टिकल 13 की बात देखें, अब मैं अगर इसमें बात करता हूँ, देखिए वी गॉट इंडिपेंडेंस, सारा काम हो गया। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो आपका प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया से मिलके बना था। अडल्ट फ्रेंचाइज के पहले कुछ और क्राइटेरिया होते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, और वो हार्डली 25 to 28% लोग कॉन्स्टिट्यूट होते थे उससे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो प्योरली इलेक्टेड लोग भी नहीं थे। और आजकल तो क्या अडल्ट फ्रेंचाइज है, पहले 21 थी, 18 है, कल को विद ग्रोइंग मेच्योरिटी ये एज हो सकता है पार्लियामेंट कल को 16 ईयर भी कर दे 18 से, लाइक दैट, ठीक है ना। तो उसमें और भी क्राइटेरिया होते थे कि इनकम टैक्स पे ही है या इतना लैंड है उसके पास, दूसरे क्राइटेरिया भी होते थे। लेकिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सारे क्राइटेरिया साइड में कर दिए, बिल्कुल चाहे अक्सर काला अक्सर भैंस बराबर हो, लेकिन वोटिंग का राइट उसका PhD के बराबर होना चाहिए। वोटिंग राइट सबके इक्वल है, वोट की वैल्यू सबकी सेम है, चाहे वो इलिटरेट है, चाहे वो रिच है, पुअर है, कुछ भी हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किसी भी दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। तो यहाँ पर जब हम आज़ाद हुए तो क्या हुआ कि पाकिस्तान इस मामले में हमसे पीछे रहा, लेकिन अपने जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और ये लोग जो थे बड़े प्रोग्रेसिव माइंड के, उन्होंने बहुत स्पीड अप से क्या किया कि लैंड रिफॉर्म्स लॉ लाने शुरू कर दिए इंडिया में। अभी जैसे लैंड रिफॉर्म्स लॉ आप देखोगे कि पहले जैसे आपने पुरानी मूवीज देखी होंगी, ठाकुर जो लोग हैं, तो वहाँ पर क्या है कि किसी के पास 400 एकड़ लैंड है, 500 एकड़ लैंड है, 1000 एकड़ लैंड है, और जो बेचारे टीलर्स हैं जो उसमें खेती करते हैं वो बिल्कुल होमलेस है। तो बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी थी। तो हमने क्या है कि सोशलिज्म यही बात करता है कि भाई सबको, मतलब जो सोशल ग्रोथ है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए कि सबको लाभ मिले उसका। अगर आप आर्टिकल 39 B और C देखेंगे तो दैट टॉक्स अबाउट द सोशलिज्म, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अंडर DPSP। तो अब उन्होंने क्या किया कि जैसे लैंड को कैटेगराइज कर दिया, टाइप ऑफ लैंड A B C कैटेगरी इस तरीके से करके, और वहाँ पर उन्होंने इस तरीके से करके और ये किया कि भाई अगर बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है तो मान लिया सीलिंग कर दी, जैसे किसी स्टेट ने 31 एकड़,
या 35 एकड़, और जो थोड़ी बी ग्रेड की है तो उसमें मान लिया सीलिंग लगा दिया 60 एकड़, और सी कैटेगरी की तो और ज़्यादा मान लिया जो उपजाऊ नहीं है इतनी, तो उसका मान लिया 100 एकड़, और उससे जो ऊपर की सरप्लस की कैटेगरी में आ जाएगी तो उसको लैंड उसको स्टेट एक्वायर कर लेगी, और गरीब लोगों में जो टीलर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जो हो रहे हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि वो भी बेचारे अपनी जो लाइवलीहुड है वो अर्न कर सकें। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन उस साइड से आर्टिकल 91F एंड आर्टिकल 31 जो आज हटा दिए हैं आपके 44th अमेंडमेंट जनता गवर्नमेंट ने 78 में, तो आई एम टॉकिंग अबाउट, देखिए टाइमलाइन बहुत जरूरी है। मैं बात कर रहा हूँ अभी 90s, 48, 49, 50s की बात कर रहा हूँ अभी तक मैं, ठीक है ना। तो उस समय लैंड लॉज जो थे रिफॉर्म बहुत स्पीड अप से चल रहे थे, और तो लोगों ने क्या किया, भाई राइट टू प्रॉपर्टी मेरा फंडामेंटल राइट है। उस समय आज के दिन मैं 1950 की बात कर रहा हूँ, 51, तो ये आज फंडामेंटल राइट है। तो लोगों ने क्या किया कि जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने कोर्ट में जाना शुरू कर दिया, और सबसे पहले जैसे बिहार के हाई कोर्ट ने दे दिया फैसला, फिर उसके बाद आई थिंक नागपुर हाई कोर्ट का भी आया है, और एक दो और हाई कोर्ट का है फैसले। तो उससे क्या हुआ कि सरकार में खलबली मच गई, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स थे, तो कोई भी लैंड रिफॉर्म्स लॉ फंडामेंटल राइट को ले नहीं सकता। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, तो अप टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी अवॉइड हो गया। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट इसको कुछ डिसाइड करता, तो सरकार ने बहुत जल्दी की, और सरकार ने क्या किया कि दे केम आउट विद द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके उन्होंने क्या किया, जो आर्टिकल 30 था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, उसके साथ में 31 आपका ए और बी और लगा दिया। यानी जो आपका आर्टिकल देखिए, जो 31 था राइट टू प्रॉपर्टी का, इसको रेड अलोंग विद आर्टिकल 19(1)(f) के साथ पढ़ेंगे हम। तो 30 फर्स्ट अमेंडमेंट जब लेके आए, तो इसके साथ उन्होंने जोड़ दिया आर्टिकल, बहुत सारे अमेंडमेंट और भी उन्होंने इफेक्ट किए थे, 31A एंड 31B, ये दो अमेंडमेंट लेके आए, दो आर्टिकल इंसर्ट कर दिए। एक्चुअली ये तो था सारा लैंड से रिलेटेड था, आर्टिकल 31A। तो ये गवर्नमेंट ने, और फाइनली कोर्ट भी इस चीज से सब्सटेंशियली एग्री हो गई थी कि भाई ठीक है, टू ब्रिंग द सोशलिज्म, द सोशल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, these land matters are to be kept away from the fundamental rights, ठीक है ना। तो बट उन्होंने एक और कमाल कर दिया कि उसमें देन मद्रास एडवोकेट जनरल ने एक लेटर लिखा कि भाई सारे मामले को सेटल करने के लिए आप एक काम कीजिए, आर्टिकल 31B लेके आ जाइए, ठीक है। और जो लेके आए फिर फर्स्ट अमेंडमेंट में कि आप व्हाट यू डू, जितने भी आप चाहते हो कि कोर्ट में चैलेंज ना हो, एक शेड्यूल बना दो। पहले ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो 9th शेड्यूल डाल दिया, और उसमें जो आप ये चाहते हो कि जो लॉज कोर्ट से अलग रखने हैं, ठीक है, उनको उठा के 9th शेड्यूल में डाल दो, और 31B में डाल दिया कि जो भी 9th शेड्यूल में एक्ट डाले जाएंगे दे विल बी इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, तो कोर्ट उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकेगा। तो यानी मतलब बिल्कुल उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया। और बाद में जब उठा कि इसमें तो प्रॉपर्टी राइट की बात थी 31 में, लेकिन इसमें इन्होंने देखा कि बाद में रेलवे इमरजेंसी एक्ट भी डाल दिया। तमिलनाडु जैसे स्टेट ने तो क्या था, जो रिजर्वेशन बिल बनाया था 67 उस समय, वो भी इसमें डाल दिया। तो जो भी कुछ करते और लगता कि ये जुडिशियल टेस्ट पास नहीं कर पाएगा, उसको उठा के सीधा 9th शेड्यूल में डाल देते और प्रोटेक्शन मिल जाता 31B के तहत, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट अमेंडमेंट से, और ये फर्स्ट अमेंडमेंट जो लेके आए थे, और ये बाद में कोर्ट में भी ये चीजें आई कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट लेके आए, तो जो और पार्लियामेंट के मोस्टली वही मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। तो इसका मतलब जिन्होंने ड्राफ्ट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो ये उनकी कंसेंट से हुआ है फर्स्ट अमेंडमेंट, और ये जो ये 9th शेड्यूल वाला जो हुआ है, तो इट मींस दे वर वेरी फेमिलियर, उनके दिमाग में कहीं था कि एक्चुअली वो ऐसा चाहते थे। तो ये गवर्नमेंट की प्ली थी बाद में। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहला केस आता है जो आपका संघवी प्रसाद वाले केस में। संघवी प्रसाद वाले केस में जब पहला केस आता है और उसमें लैंड रिफॉर्म्स लॉ चैलेंज होते हैं, तो उस समय यही बात आती है। अब आर्टिकल 13 अगर आप देखें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, नीडलेस टू रिपीट इट, आर्टिकल 13 जो मैंने आपको बताया, इसका अगर हम 3 क्लॉज ए देखेंगे, लॉ includes any ordinance, order, bylaws, rules, regulation, notification, custom, usage having in the date of India the force of law। तो यानी कहीं पे भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। और इस साइड से ये लगता है आर्टिकल 13 में जो लॉ की डेफिनेशन है कि उसमें कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आई है कि उन्होंने जो कोर्ट ने जो फैसला लिया है इस केस में संघवी प्रसाद वाले में, वो सरकार वाला लिया, यानी सरकार के फेवर का। तो उन्होंने बोला कि भैया आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट।
उसमें कहीं ये नहीं लिख रखा कि फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 13 में लिख रखा है कि ये फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं किए जा सकते, लेकिन आर्टिकल 13 में कहीं पे भी जो लॉ की डेफिनेशन आती है उसमें कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। तो इसका मतलब जो आर्टिकल 13 है दैट कंटेम्पलेट्स द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, यानी एक सिंपल लॉ बनाना है, मान लिया आज रिजर्वेशन एक्ट देना है किसी में, या कोई रेलवे का कोई एक्ट लेके आना, पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो जी, ठीक है ना। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन में ही इटसेल्फ अमेंडमेंट करना है, क्योंकि सारे लॉ तो बाकी के सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन आईपीसी सीआरपीसी जो भी है, लेकिन जब आपने इसी में अमेंड करना है तो सब कुछ बदल जाएगा। तो वो बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट ने बड़ा एक कंजर्वेटिव सा डिसीजन दिया इसमें, और बोले कि देखिए जो आर्टिकल 13 है दैट टॉक्स अबाउट द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव लॉ, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बात करता है, और 368 रेड अलोंग विद आर्टिकल 13, तो इसमें किया जा सकता है, ठीक है। फिर 14 साल तक क्या हुआ कि बहुत जबरदस्त लैटरल रिफॉर्म्स किए गए, 14 साल तक मतलब चलता रहा पूरे देश में काम। और फिर 1965 में सज्जन सिंह का केस आया, तो सज्जन सिंह वाले केस में जो था वो भी इन्होंने उसी को अपेंड कर दिया, जो शंकरी प्रसाद वाला फैसला था उसी को सज्जन सिंह वाले केस में अपेंड कर दिया, ठीक है ना। लेकिन इसमें जस्टिस मुदलियर जो थे, मुदलियर, उन्होंने जरूर कहा था कि पहली बार उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड यूज किया था, ठीक है ना। हम ये बात करते हैं ना केशवानंद भारती में आया, एक्चुअली यहाँ जगह तो सज्जन सिंह वाले केस में जस्टिस मुदलियर ने कर दिया था इसके बारे में, ठीक है। और उन्होंने कहा कि आई हैव स्ट्रॉन्ग डाउट कि इसमें आर्टिकल 13 में जो हम बात कर रहे हैं, जो शंकरी प्रसाद वाले केस में, कि इट डज नॉट कंटेम्पलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट टॉक्स अबाउट द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। ऐसा नहीं लगता मुझे, ऐसा लगता है कि इट इंक्लूड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने सीरियस डाउट कास्ट किया इसके ऊपर, और उन्होंने बोला कि देयर आर सम फीचर्स विदाउट व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट रिमेन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट, और फिर नीचे वाले क्लॉज में उसमें चेंज वर्ड है। तो अमेंडमेंट का मतलब थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करना, हेयर कटिंग टाइप, या कंप्लीटली गर्दन कटिंग, क्या मतलब समथिंग शुड बी लेफ्ट ओरिजिनल आफ्टर डूइंग द अमेंडमेंट्स। If suppose a male or female by surgical operation, if you convert a male into a female or female into a male, so then he or she will remain the same as he or she was earlier. Male become due to the change in the productive system become female, और female become male, तो उनका दोनों का जो सिस्टम ही बदल गया। You may get your kidney, your heart may be replaced by technological advancement. You may continue breathing and continue with your life. But the moment the vital organs like this or brain, if the brain is damaged, you will not be left the same person. So the court said it is to be tested whether after doing all these amendments, alteration by way of variation, addition, or all these things, the originality of the constitution had been left or completely gone away. It has to be seen. खैर फैसला यही रहा 14 साल के बाद भी, जो शंकरी प्रसाद वाला, के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर आर्टिकल 13 नहीं लागू होगा, ठीक है ना। तो द वे द गवर्नमेंट में डांस। अब आ जाता है आईसी गोलकनाथ वाले केस में, ठीक है। आईसी गोलकनाथ वाला केस जो है, अब देखिए ये 11 जजेस का बेंच का फैसला था। पॉइंट टू नोट, यहाँ पे जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा बेंच का, आपको पता है कि जजेस की जो बेंच का साइज जो बढ़ता है वो देखा जाता है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है कि नहीं है, और सीजीआई फिर लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो इसका जो फैसला आया था 6:5 में आया था। तो यहाँ पर जो जस्टिस सुब्बाराव थे, चीफ जस्टिस सुब्बाराव थे, ही वाज ए ग्रेट ऑरेटर आल्सो, और यहाँ पर जो कसमकस चली, और उस समय 24 क्या हुआ कि ये जो आपका आईसी गोलकनाथ वाले केस में फिर ये शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह वाला मुद्दा उठा, यहाँ पे फर्स्ट, फोर्थ और ये आपका जो 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वैलिड ठहरा दिए गए थे सज्जन सिंह वाले केस में, अलग फर्स्ट, फोर्थ और 17। तो यहाँ पर फिर वही बात आती है, यहाँ पर नटसेल में बात ये आई, आईसी गोलकनाथ वाले केस में नाना पालकी वाला सिर्फ एक दिन के लिए अपील हुए थे, क्योंकि जिनेवा में उनका कोई ऑलरेडी मीटिंग थी, केस था, तो वो शायद नाना पालकी वाला इस केस में सफिशिएंट टाइम दे पाते जो उन्होंने केशवानंद भारती में दिया, तो हो सकता है जो 73 में हुआ वो 67 में ही हो जाता, ठीक है। तो जो लॉयर्स होते हैं, जो नामी गिनामी लॉयर्स हैं, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। हम सारा क्रेडिट दे देते हैं
कोर्ट को, एक्चुअली दे आर द ब्रेन पुश टू थिंक द कोर्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो यहाँ पर आईसी गोलकनाथ वाले केस में वो एक ही दिन के लिए अपील हुए थे, नाना पालकी वाला, और गोलकनाथ वाले केस में फाइनली जस्टिस सुब्बाराव और वही थ्योरी फॉलो की जो सज्जन सिंह केस में मुदालिया साहब ने, जो माइनॉरिटी में थे उसमें। तो हमने देखा है कई बार कि जो माइनॉरिटी व्यूज होता है वो करेक्ट होता है, लेकिन बीइंग ए माइनॉरिटी व्यू वो लॉ नहीं बन पाता, लेकिन सब्सिक्वेंटली उस माइनॉरिटी व्यू को फिर टेकन अप किया जाता है और सब्सिक्वेंटली